जी अस्सलाम वालेकुम। करते हैं हम लोग स्टार्ट। अच्छा, एक स्टार्ट में बता दूं कि ये जो आज का हमारा लेक्चर है, इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 26th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस। तो उसके अंदर जो 26th अमेंडमेंट की डिटेल्स हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसका जुडिशरी के ऊपर क्या असर पड़ा है, और उसकी दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उसमें डिटेल्ड हमने डिस्कस कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो उसमें देख लें, ताकि आप लोगों को जो इसके कंटेंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आज डिस्कशन होनी है हमारी इस पे, लेकिन उतनी डिटेल्ड नहीं होगी जितनी कि हम, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी के 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम लोग पहले इसको स्ट्रक्चरली लेके चलें और पहले ये अंडरस्टैंड करें कि आज का जो लेक्चर है हमारा, इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो इसके मैंने चार हिस्से बनाए हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट्स अमेंडमेंट के कि क्या क्या हुआ है। दूसरी चीज कि जो इंटरनेशनल आपका कमीशन है ऑफ ज्यूरिस्ट्स, और दूसरा साथ यूएन। आप लोग अगर डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं, या आजकल में आपने जो न्यूज़ सुनी होगी, वो जो क्रिटिसिज्म इवन डॉन या एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कोट हो रहा है ना, वो क्रिटिसिज्म इनिशिएट जो की है वो यहाँ इंटरनेशनली हुआ है। दे हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी के साथ इसका डायरेक्ट क्या रिलेशन है, बड़ी क्लियर और टू द पॉइंट बात करेंगे। और उसके बाद हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या इनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके अंदर कितना असर है, क्या वाकई ये अमेंडमेंट जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई थ्रेट है या बन सकती है। ठीक है, तो हम इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जो है उसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज हमारा जो इस टाइम सबसे बड़ा इकोनॉमिक टारगेट है वो ये है कि इन जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो पोलराइज्ड है। तो अब लोग जो है वो किसी चीज को एक्सट्रीम हद तक या तो पसंद करते हैं, या एक्सट्रीम हद तक जो है वो उसको नापसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो इंटेलेक्ट है, जो डिस्कोर्स है, जो सच्चाई है, वो बाजुकात दोनों तरफ ही नहीं होती और दोनों तरफ होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम क्रिटिकली एनालाइज जरूर करें, ताकि आपके लिए एक अच्छी डिस्कशन कल को पेपर के लिए या ओवरऑल डिस्कोर्स के लिए काम आ सके। अच्छा जी, अब ये जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के अंदर पांच बड़े हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस का। अब जो पुराना तरीका है चीफ जस्टिस का वो है सीनियोरिटी का। ठीक है, जिसके बाद एक एक जज रिटायर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। अब जो इन्होंने इसको अपॉइंट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, इसके लिए बना दी है स्पेशल पार्लिमानी कमेटी। ठीक है, और वो जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी है, ठीक है, उसके अंदर जो रूल होगा वो सीनियरिटी नहीं है, बल्कि जो टॉप के सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, अ पैनल ऑफ जजेस, उनमें से किसी भी जज को वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो अपॉइंट कर सकेगी। जिसकी पहली मैनिफेस्टेशन हमें परसों नजर आई, और उसकी जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है वो आज जब ये लेक्चर हो रहा है, तो अभी से थोड़ी देर पहले जो इस अमेंडमेंट के बाद पहले चीफ जस्टिस हैं, वो उन्होंने अपना हल्फ जो है वो ले लिया, जिनको स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने अपॉइंट किया, रिकमेंड किया। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जो एडवाइस समरी है वो प्रेसिडेंट को भेजी, और प्रेसिडेंट साहब ने उनको अप्रूव किया, और उसके बाद उनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये एक चीज जरूरी है आपको पता हो। दूसरी जो चीज हुई है वो हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे मुख्तसर सा बता देता हूं कि आप सबको पता होना चाहिए कि पहले 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम के बाद भी ये जो जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये हो रही थी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। तो जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है,
अब भी इस तरमीम में भी उसी को रखा गया है, लेकिन उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले इसके अंदर 9 लोग थे, 6 का ताल्लुक जुडिशरी से था, 3 का ताल्लुक एडवोकेसी और जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसके साथ था। अब जो कॉम्पोजिशन है उसमें 13 मेंबर्स जो हैं वो जुडिशियल कमीशन में हैं, जिसमें 8 और 5 का तनासुब अब बन गया। 8 मेंबर जो हैं वो कह लें कि एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट से आ रहेंगे, ठीक है, या नॉन जुडिशियल मेंबर्स कह लें, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है नॉन जुडिशियल मेंबर्स। और जो 5 हैं वो आएंगे जुडिशरी से, ठीक है। तो जिसमें चीफ जस्टिस हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और एक जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो बंदा सरबराह बनेगा, जिसको प्रिजाइडिंग जज बोलेंगे, वो 5वें जज के तौर पर वो बैठे, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसका नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो जजेस की अपना जो कंप्लेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उनको निकालना है, कोई भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई है तो वो उसका मैंडेट है। लेकिन अब क्या होगा कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हाई कोर्ट का जो जज है उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेगा। एवेलुएट करने के बाद उसको रिपोर्ट दी जाएगी। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस जज को कहा जाएगा कि आप इन इन असूलों को, इन इन चीजों को दुरुस्त करें, या आपके ये मसाइल हैं। अगर वो जज उनको ठीक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर उसकी सेकंड जो रिपोर्ट होगी परफॉर्मेंस की, अगर वो पोर परफॉर्मेंस है, तो दैट रिपोर्ट विल बी सेंड टू द जुडिशियल अपना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ताकि वो उसके खिलाफ फर्दर जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट करे। चौथी जो चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है, ठीक है, जिसमें वफाक और सूबे के दरमियान के मामलात हो, या अगर स्पेसिफिक होकर बात करूं तो 184(3), जिसको आप सो मोटो की पावर्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा 185(3) जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। वो दोनों जो पावर्स हैं अब वो इस अमेंडमेंट के तहत वो हाई को अपना सुप्रीम कोर्ट से और नीचे हाई कोर्ट से लेकर वो दे दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हाई कोर्ट की जो पावर है वो 199 के तहत जो पावर्स हैं वो दे दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। और पांचवी चीज जो इसी के साथ मैंने बोल दिया, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होगा अब वो स्टैब्लिश किया जाएगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट इसमें तरमीम है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को और बेंच को अलग किया गया है, ठीक है। और जो बेंच होगा, अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मैटर्स हैं वो सारे के सारे वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। और इस बेंच की जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इस बेंच की जो अपॉइंटमेंट है दैट इज अगेन कि वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। वो अपॉइंट करेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, ठीक है। और जितने जजेस को वो अपॉइंट करेगा, जितने भी जजेस को वो अपॉइंट करेगा, उनके अंदर से जो सीनियर मोस्ट होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रिजाइडिंग जज होगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ मैंने आपको कंटेंट्स बता दिए जो इस अमेंडमेंट के अंदर हुए हैं, और मेरा ख्याल है दिस इज द होल समरी ऑफ द 26th अमेंडमेंट। अब जो सबसे दिलचस्प बात है कि इस इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट या यूएन की जो ह्यूमन राइट्स की बॉडी है, उन्होंने इसके ऊपर क्या इतराज उठाए हैं, एंड वाई अखबार के अंदर द वर्ड इज बीइंग यूज्ड दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, और इज इट अटैक ऑन द जुडिशरी। एंड लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑफ दिस
अमेंडमेंट, दे आर होल्डिंग द सेम ओपिनियन। तो सबसे पहले अब इनका जो तनकीद है, पहले उसको देख लेते हैं कि उनकी तनकीद क्या है। तो उनकी जो तनकीद है, सारी जितनी भी न्यूज़पेपर में आ रही है या उन कमीशन की रिपोर्ट में आई है, मैं उन्हें उस सारी तनकीद को इन 5 पॉइंट्स के अंदर जो है वो कोशिश की है कि वो सम अप कर, ताकि एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। ठीक है, अब पहली जो तनकीद है वो है कि वो कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, इट इज नॉन पार्टिसिपेटरी और अथॉरिटेटिव इन मैनर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनका जो बहुत बड़ा एतराज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, वो पाकिस्तान का जो आइन है, ठीक है, अब ऑब्वियसली उसके अंदर एक तरीका कार तो लिखा हुआ है कि इतनी आपको अक्सरियत चाहिए, 2/3 आपको मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये भी देखना होता है कि वो इतनी सिग्निफिकेंट जो कि अमेंडमेंट है, तो डेट इम्पैक्ट होल ऑफ द कंट्री। तो अगर टाइम देखें जो इस गवर्नमेंट ने लिया है उस अमेंडमेंट को पास करने के लिए, उसमें 2 वर्ड उन्होंने यूज किए। पहला वो कहते हैं कि एक तो ड्राफ्ट ही पब्लिक नहीं हुआ, द कंफ्यूजन वर क्रिएट, ये मेरी अपनी बात है जो उनकी बात को सेकंड करने के लिए इस्तेमाल होगी, कि कंफ्यूजन्स वर क्रिएटेड, deliberative confusions, that this draft belongs to this party, this draft belongs to this party, I do not accept your draft, you do not accept my draft, but the final draft, it was never shared, it was never with anyone। ठीक है, तो इसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का जो ओपिनियन है वो गैदर ही नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी चीज, फिर लेस देन 24 आवर्स उसके अंदर जो है उसको पास कराया गया। अब कानून साजी के अंदर स्टेजेस है, जिसके थ्रू एक बिल जो होता है वो पार्लियामेंट का एक्ट बनता है। तो उसके अंदर कमेटी स्टेज है, डिस्कशन है, डेलिब्रेशन है। ठीक है, एक एक जो शिक है, क्लॉज वाइज डिस्कशन है, वो सारा जो प्रोसेस है उसको अपना कंप्रेस किया गया और उसको लेस देन 24 आवर्स में कंप्लीट करके तो सारा जो बिल है उसको पास करा दिया। ठीक है, तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पार्लिमानी मैनर्स है और जो जमहूरी असूल है वो फॉलो नहीं हुए। दूसरी चीज आ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो इसको मैं एक सिर्फ 1 लाइनर आपको देना चाहता हूं कि अगर आप इस बात को समझना चाह रहे हैं ना, तो बस उनका एक वर्ड माइंड में रखना, और वो वर्ड ये है, एग्जेक्टिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी। अब कैसे, यहां देखें, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है? पार्लिमानी कमेटी। और पार्लिमानी कमेटी के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? पार्लियामेंटेरियंस की या नॉन जुडिशियल मेंबर्स की। तो वो इसको समझते हैं कि ये सीजे की जो अपॉइंटमेंट है ये एग्जेक्टिव का कंट्रोल करेगी और जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी को और फेयरनेस को ये जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि इसमें पसंद का जो एलिमेंट है, फेवरेटिज्म का जो एलिमेंट है, या वो जो वर्ड हम यूज करते हैं हमारा जज, ठीक है, वो तासुर जो होगा वो गहरा होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो उन्होंने यहां डिस्कस की है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पुराना असूल क्या था कि जजेस मेजॉरिटी में थे और एग्जेक्टिव ब्रांच माइनॉरिटी में थी। अब उल्टा हो गया, अब एग्जेक्टिव ब्रांच या पार्लिमानी जो ब्रांच है वो मेजॉरिटी में चली गई है और जो जुडिशरी है वो माइनॉरिटी में आ गई है, क्योंकि अब स्प्लिट बनता है 8 और 5 का। अगेन इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट जो कमीशन है वो ये समझता है, वो ये समझते हैं कि ये इख्तियार किसके पास आ जाएगा, और इस तरह से एग्जेक्टिव जो होगा वो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उनके अंदर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी और चॉइस और प्रेफरेंस को वो जो है वो तरजीह दे सकता है। ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ इनका चौथा पॉइंट है कि पॉलिटिकल शैडोज आ जाएंगे जुडिशरी के ऊपर। अगर आप गौर करें तो यहां सारा जो आर्ग्यूमेंट है, जिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग तनकीद कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, एकेडमिक तनकीद कर रहे हैं या नॉन
एकेडमिक तनकीद, क्योंकि अब सोशल मीडिया की तनकीद जो है वो भी एक तनकीद है, बहुत बड़ी तनकीद है। और जो डिस्कशन बड़े बड़े वुकला कर रहे हैं, ज्यूरिस्ट कर रहे हैं, वो भी एक तनकीद है। तो उस सब के अंदर जो असल प्रॉब्लम है सबको, वो ये है कि जुडिशरी, इसको जो पॉलिटिक्स है उससे हमने क्या रखना है, सेपरेट रखना है। तो इससे ये जो काम हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंट्रोल करने जा रही है, ठीक है, और जिस हद तक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स पर्सनल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है विद इन द जुडिशरी, वो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है। और पांचवी चीज है, वो ये समझते हैं कि ये अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई, और उसमें खास तौर पर उन्होंने जो बात की है वो की है कि जो आपने 184(3) और 199, अब ये दोनों आर्टिकल्स, जिन बच्चों को इन दोनों आर्टिकल्स का कंटेंट पता है, उनको पता है कि इन दोनों आर्टिकल्स में एक चीज कॉमन है, बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, one at the provincial level, at high court level, and the other is at supreme court और फेडरल लेवल। ठीक है। अब ये जो दोनों पावर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई हैं, लेकिन ये दे किसको दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। अब लिंक देखिएगा, तो इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला जहां पे ये समझते हैं कि है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अपॉइंट कौन करेगा। नो नो नो, उसको तो करना है ना अपना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उधर मेजोरिटी किसकी है, पार्लियामेंट की मेजोरिटी है, यानी कि पार्लियामेंट मींस द एग्जीक्यूटिव वुड हैव द मोर पावर। तो इसका मतलब है कि यहां से उनको ये खतरा महसूस हो रहा है, एक खतरा महसूस हो रहा है, और वो खतरा क्या है कि अपनी मर्जी के जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनाया जा सकता है, और अपनी मर्जी के सेलेक्टिव केसेस उनको सुनवाए जा सकते हैं। और ये तासुर उनका बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से देखें तो अभी दो तरह की एग्जांपल दूंगा, एक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर की, और एक इमरान खान साहब का जो दौर है उसके हवाले से। आपको याद होगा खास तौर पर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद जो हमारे मोस्टली चीफ जस्टिस आए हैं, ठीक है, उन्होंने जो केसेस उस वक्त की अपोजिशन के लगे हुए थे, लोगों को पहले पता होता था कि अगर केस ये वाला आ गया है तो ये वाले 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बनेगा, और पहले ये भी पता होता था कि 3-2 से फैसला आएगा, 4-1 से फैसला आएगा, 5-0 से फैसला आएगा। दिस एलिमेंट हैज बीन एन एम्पिरिकल रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और दूसरी तरफ अभी जो करंट जुडिशल मामलात चल रहे थे, जो जिसमें अब जो उस वक्त की हुकूमत थी आज वो अपोजिशन में है, ठीक है, तो अब सेम इल्जाम वो भी लगा रहे हैं कि जी जो हम आपके मौजूदा ये अभी रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस, उन्होंने वो वाले बेंचेस उस तरीके से ही बनाए हैं कि जी जिसमें वाजे तौर पर पता हो कि इसका फैसला क्या आएगा। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो बेंच हैं, और खास तौर पर ये बेंचेस बनने हैं वो उन केसेस के लिए जो पॉलिटिकल इन नेचर है, आईनी तो है ही हैं, जिनके अंदर आईनी क्वेश्चन होगा वो तो है ही है, लेकिन वो ऑब्वियसली बड़े जो आईनी मामलात हैं वो सारे पॉलिटिक्स से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि ये जो पावर्स हैं सो मोटो की, ये एक्चुअली में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसके हाथ में है, वो है जेसीपी के हाथ में। और जेसीपी में मेजॉरिटी किसकी है, पार्लियामेंट की या नॉन जुडिशियल मेंबर्स की। और वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स के अंदर सरबराही या कंट्रोल किसके पास है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि नाउ व्हेन एवर देयर इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय पार्लियामेंट और बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वुड नॉट हैव दैट मच लिबर्टी टू टेक फ्री नोटिस और जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और सो मोटो एक्शन टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड
तो जिससे उनको ये लगता है कि जो जुडिशरी है वो खुद भी अंडरमाइन होगी, और उसके साथ उसकी पावर्स कर्टेल होने से जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं और रूल ऑफ लॉ है वो क्या हो सकता है, वो और डिटीरियोरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये उनका तनकीदी जायजा है, और इसी को हम मान रहे हैं कि यही क्या है, ऑब्जेक्शंस टू द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और थ्रेट्स टू द जुडिशरी एंड द डेमोक्रेसी। अब अगली बात करते हैं कि ये उनकी जो तनकीद है ये जमहूरियत के लिए कैसे खतरा है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जमहूरियत के अंदर क्या बातों को खतरा है। जमहूरियत इज अ बिग वर्ड, it's a whole ideology, it's a whole political system, it has so many essentials, it has so many fundamentals। तो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ वो 4 वर्ड्स निकालूं जो जमहूरियत के एसेंशियल्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनका गहरा ताल्लुक है इस डिस्कशन के साथ। और पहली चीज है ट्राइकोटमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो अब दुनिया में जिधर भी आप जाएं, चाहे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो, वन वे और द अदर वे, वी ऑल फाइंड दैट सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये जमहूरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है। अब इसके अंदर जो थ्रेट आ रहा है, जो परसेप्शन डेवलप हो रही है, या जो आईसीजे ने तनकीद की है, वो ये की है कि इट माइट इरोड दिस प्रिंसिपल। अब इरोड कैसे कर सकता है? इरोड ऐसे कर सकता है कि अगर जुडिशरी जो है उसके चीफ जस्टिस का कंट्रोल, उसके जजेस का कंट्रोल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कंट्रोल एग्जेक्टिव ब्रांच के पास चला गया है या नॉन जुडिशियल फोर्सेस के पास चला गया, तो इसको आप कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ इंक्रोचमेंट टू द सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिकॉज एग्जेक्टिव ब्रांच इज नाउ बीइंग असर्टिव। ठीक है, असर्ट कर रही है जुडिशरी को, जो है वो थोड़ा बैकफुट पे धकेल रही है। अभी हम इसका तनकीदी जायजा बाद में लेंगे कि ये वाकई ही कर भी रही है, क्योंकि 2 ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये है कि एग्जेक्टिव असर्ट कर रहा है और जुडिशरी की जगह ले रहा है, और दूसरा ओपिनियन ये भी तो हो सकता है कि वो जुडिशरी को उसके दायरे में क्या कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, कि सर आपका जो दायरा आपने खुद से डिफाइन करते 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 इतना बढ़ा लिया है ना, अब वो अगर इतना हो रहा है तो डेट इज नॉट कि आपकी जगह तंग हो रही है, बल्कि आपको जो आपका साइज है उसके अंदर आपको क्या किया जा रहा है, फिट इन किया जा रहा है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज है वो है रूल ऑफ लॉ। तो ऑल ऑफ यू नो डैट कि जमहूरियत और लॉ, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये दोनों जो हैं ये इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, अगर सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत नहीं रखते, ठीक है, जिस तरह मैंने नीचे बात की है फंडामेंटल राइट्स की, अगर उनको ये श्योरिटी नहीं है कि हमारे साथ जो भी ट्रीटमेंट होगा वो लॉ के मुताबिक होगा, यहां पर्सन सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है कि अगर जुडिशरी वाकई एग्जेक्टिव पूरी तरह उसको क्या करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर, एब्सोल्यूटिज्म ऑफ पावर, इसके प्रोबेबिलिटी हमें नजर आ रही है कि ये चीज पॉसिबल हो सकती है, गिवन दैट कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है वो ऑलरेडी किस नहज पे पहुंची। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, एंड दिस इज वेरी मच वैलिड, और वो है कि जमहूरियत नाम है लोगों की पार्टिसिपेशन का। ठीक है, अब मैं यहां आपको एग्जांपल देता हूं बेल्जियम की। बेल्जियम वाले पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट प्रपोज करनी है ना, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व होना पड़ेगा। वहां प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट का मतलब है रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। क्यों कराई है रेजोल्यूशन? ताकि लोग वापस जाएं अपने लोगों के पास, वहां से दोबारा वोट लें, और अब की बार लोगों को पता होगा कि ये जो मैंडेट हम इनको दे रहे हैं, ये सिर्फ इनको हम एमएनए नहीं बना रहे, बल्कि अब हम इनको ये मैंडेट दे के भेज रहे हैं कि साथ आपने ये रिफॉर्म्स जो आप प्रपोज कर रहे हो ये भी आप कर सकते हो। और अगर फिर वो पार्टी दोबारा जीत के आ जाए तो फिर वो एक मखसूस 2/3 या जितनी भी निशेष वो है मेजोरिटी, उसके साथ अमेंडमेंट कर सकते।
हम ये नहीं कह रहे कि ये तरीका पाकिस्तान में लगाना है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट जिस किसी भी मुल्क में हो, तो उसमें जो आम आदमी है, एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन, लोगों की राय, लोगों की पार्टिसिपेशन, वो मैंडेटरी। अब इस जो हमारी ये पार्लियामेंट है, इसके ऊपर पहले ही एक सवाल है कि ये डी फैक्टो पार्लियामेंट है। इलेक्शंस आपको याद हैं वो किस माहौल में हुए, फिर जो ऑपोजिशन थी उनको किस तरीके से अरेस्ट किया गया, ठीक है, कभी ड्यूली कभी अनड्यूली, कभी जस्टिफाइड कभी अनजस्टिफाइड, ठीक है। फिर अभी जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रही है, तो ये सारी चीजें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है इस बात का कि ये पार्लियामेंट, ये अपना जो अमेंडमेंट है ये ठीक होगी 100 तरीकों से, 100 तरीकों से गलत भी होगी, ठीक है, लेकिन ये इस टाइम जो लोग हैं उनकी कंसल्टेशन के बगैर, इट्स एन एक्सक्लूसिव अपना अमेंडमेंट, इट्स नॉट समथिंग विच इज इंक्लूसिव और रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल्स जो ओपिनियन है वो इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दिस अमेंडमेंट। क्लियर होगी बात? तो ये डेमोक्रेसी के वो असेंशियल्स हैं जो थ्रेटन्ड हैं बाय 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 दीज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। अब इनको करते हैं क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आईसीजे उनकी भी बात का कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये नहीं है कि वट एवर दे हैव सेड अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज ट्रू, दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द वे दे सी थिंग्स, बट हमने अपनी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके साथ चीजों को देखना है। अब जो मेरा पहला रीजॉइंडर है, माय फर्स्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट टू इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, और वो ये है कि अगर हम आपकी ये बात या किसी की भी बात को ये तस्लीम कर लें कि ये अमेंडमेंट जो है ये अपॉइंटमेंट, सबसे पहली चीज मैं किस पे आ रहा हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे। अब ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं, पहले आप ये बात करें कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर जो पावर मिल गई है अब वो किसको मिल गई है, एग्जीक्यूटिव को या पार्लियामेंट को? एग्जीक्यूटिव को मिल रही है तो थ्रू पार्लियामेंट मिल रही है ना, क्या ख्याल है? ठीक है, अगर पार्लियामेंट को रोल दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट को, जजेस की अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर सकती है, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो कर सकती है। लेकिन माय अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज कि इससे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो तरीका था, क्या वो इफेक्टिव था, जिसमें जजेस क्या कर रहे थे, जजेस को अपॉइंट कर रहे थे। अब जजेस को जजेस अपॉइंट करने का तरीका भी फेल हो गया, अब वो इख्तियार लेके किसको दिया है, और आप इसको कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट ने जुडिशरी पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। तो फिर कोई तीसरा अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बता दें कि जिसको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पोस्टल को तो नहीं दे सकते, रेलवे को तो नहीं दे सकते, एफबीआर को तो नहीं दे सकते, क्या ख्याल है? मतलब आइन का जो ढांचा है उसमें इदारे 3 है ना, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है और जुडिशियल ब्रांच है। अब पहले जुडिशरी ने सारा इख्तियार अपने पास रखा हुआ था, और पार्लियामेंट ने नहीं दिया था वो इख्तियार जुडिशरी को। जुडिशरी ने अपने फैसले दे दे के, जिसमें मैं बड़े मशहूर 2 केस लॉज या 2 चीजें डिस्कस करता हूं कि 1996 के अंदर एक जजिस केस आया, उस केस के अंदर जो ताकत थी एग्जेक्टिव से लेके वापस किसने ले ली, जुडिशरी ने ले ली, ठीक है, जिसको और अल जिहाद ट्रस्ट केस, ठीक है, और उसके बाद अभी 2010-11 के अंदर बड़ा मशहूर जजिस केस है, ठीक है, उसके अंदर भी यही
जो हुआ, फिर 13th अपना 19th अमेंडमेंट जिस तरीके से करवाएगी, वो भी आप सबको ये जेहन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, और इसके ऊपर एक और भी तनकीद आ रही है, बड़ी रियलिस्टिक तनकीद है, कि एक चैम्बर से तीन तीन जजेस बैठे हुए हैं, एक वकला के चैम्बर से तीन तीन जो जजेस हैं वो बैठे हुए हैं। तो अगर इफ वी अलाउ जजेस टू अपॉइंट जजेस, if that was abuse of power, if this is abuse of power, that parliament controls the judiciary, what was that? Why judges were appointing the judges? इसके ऊपर hundreds of articles लिखे जा चुके हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी एक वन ऑफ द रेयर जुडिशरी है। इवन मैंने खुद एक पूरा लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है, कि हु विल गार्ड द गार्ड्स, कि जिन लोगों को हमने अपने आइन का रखवाला बनाया हुआ है उनकी रखवाली कौन करेगा। तो जिनको बनाया हुआ था, आप उनका अगर एक नॉन पार्टीजन एनालिसिस कर लें, और एनालिसिस करने के लिए जो बेंच लाइन में आपको दे रहा हूं, वो चीफ जस्टिस साकब अपना इफ्तिखार चौधरी, उस टाइम से लेके आज तक का आप तज्जिया करें। ठीक है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है उसके अंदर हमें फेवरेटिज्म भी नजर आती है, पर्सनलाइजेशन भी नजर आती है। क्लियर होगी बात? और इसी बात से जुड़ा हुआ दूसरा रीजॉइंडर है, और वो ये है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार आया है और साथ एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार आया है, तो ये दुनिया की जितनी भी जुडिशरीज हैं, पूरी दुनिया की उठा के देख, तो यू विल सी कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स दुनिया में जिधर भी होती हैं, उसके अंदर इन इदारों का क्या होता है, एक रोल होता है। ठीक है, इफ जुडिशरी हैड रिस्पेक्टेड पार्लियामेंट, तो फिर 18वीं तरमीम में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, उसमें जुडिशियल कमीशन को और पार्लिमानी कमेटी को थोड़ी प्रायोरिटी दी गई थी, तो जुडिशरी ने उसके ऊपर रिटेलिएट किया और जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर 19th अमेंडमेंट करवाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इस चीज से डरे हुए हैं कि अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियार जाएगा तो पार्लियामेंट हमें कंट्रोल करेगी। कर सकती है, कर सकती है, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि अगर आप ही को अलाउ कर दिया जाए कि आप ही अपने जजेस को अपॉइंट करते रहें, तो ये क्या गारंटी है कि आप जो है वो रूल ऑफ लॉ को और मेरिट को और इन चीजों को आप होल्ड करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें आपने जो लैंग्वेज यूज करनी वो ये करनी है कि यस देयर इज अ वेरी feasible and possible threat that executive or the parliament might interfere into the judicial appointments in a negative way। interfere का मतलब है अपॉइंटमेंट तो उन्होंने करनी, बट फॉर देयर पर्सनल मोटिव्स, इसकी कोई, मैं इसको रूल आउट नहीं करना, बट देयर इज एन इक्वल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that what about if judges appoints the judges, does it resolve the problem? If it had resolved the problem, why would we have to bring a new amendment? क्लियर होगी बात? तो ये मेरा पहला रीजॉइंडर है कि ऐसे ही मनोवन जो है ना, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा कल्चर है कि इंटरनेशनली कोई भी रिपोर्ट आ जाए तो हम बस उसको डिटो लेते हैं। तो आप उसको भी तनकीदी निगाह से देखिए कि भाई उनका जो प्रपोज्ड कोई सोल्यूशन है या जो तनकीद है उसमें कितना वजन है। अच्छा, दूसरी चीज आ गई, वो है चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जी सीनियोरिटी का जो प्रिंसिपल है यही चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, ये असूल ठीक है, लेकिन अगर यही आज तक चलता रहे ना सीनियोरिटी का, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके मौजूदा इस टाइम दो जस्टिस साहिबान हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट हुए हैं इस तरीका कार के चेंज होने से, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दोनों लोग जो हैं, इन्होंने एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर मोस्ट मेंबर्स, दे वर पार्ट ऑफ द जुडिशियल कमीशन एंड दे अपॉइंटेड जूनियर जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, सिंध एंड लाहौर।
on the point that seniority is not a good principle. It is on record speech of Justice Mansoor Ali Shah that seniority alone cannot decide who is going to be the next judge. ठीक है, they were talking about the performance, the criteria, not seniority. ठीक है, दूसरी चीज जो इसके ऊपर बात हो रही है कि जी ये तरीकाकार सीनियोरिटी का जो है इसको क्यों छोड़ा गया और इसकी जगह पर टॉप 3 जजेस जो हैं उसका जो मॉडल लाया गया है। अब यहां पे एक कहानी सुनानी है आपको, छोटी सी बड़ी दिलचस्प कहानी, और वो कहानी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान was, is and will be the head of judicial branch. I repeat, only judicial branch. But what we have seen, and thanks to Chief Justice Saqib Nisar, I am a reader of history. I love history, but as a political scientist, as a student of politics, I also believe in my own observation and empirical knowledge. तो अब बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग थोड़े बूढ़े हो जाएंगे 10-20 साल बाद, and when there will be lots of books on the history, तो 2016, 18, 20, 24 will be history. Each passing moment is, by the way, a history. So when historians will write, ठीक है, तो I have an intellectual goal that I would judge them that how biased or unbiased they were, because we too have seen what was happening in Pakistan. Chief justices tried to become the super prime minister in Pakistan. Just look at the era of Chief Justice Saqib Nisar. Thanks to him, ठीक है, from abuse of Article 184(3)'s power of taking so moto actions, he literally मफलूज करके रख दिया उस वक्त की हुकूमत को। प्रोजेक्ट्स डिले हुए, जुर्माने हुए, कॉस्ट पे करनी पड़ी, प्राइम मिनिस्टर्स को रिमूव किया गया, ठीक है। और जो आज एक बात हो रही है कि जी इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इनटू जुडिशरी, तो उस टाइम एविडेंस सामने आए कि देयर वाज एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो उन जुडिशल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहिबान थे, वो उनके और उनके जो मुफाद थे वो क्या हो रहे थे, अलाइन हो रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट ने या एग्जीक्यूटिव ने अपने पास रखी है 3 जजेस में से, तो इसमें एक छोटी तो आप भी रखिए। मसलन आप कह रहे हो वकास नवाज जो है उसको वो बिक गया है, तो खरीदने वाले पे तो तनकीद हो रही है, लेकिन जो बिक रहा है उस पे भी तो बात करो ना। इसका मतलब है कि हम सब लोग फंडामेंटली ये बिलीव करते हैं कि ये जो तीनों जजेस हुआ करेंगे, ये तीनों हैं फिर किसी न किसी के जाती जज, यानी कि अगर वो इसको लगाएंगे क्या समझ के अपना जज, जैसे अभी लगाया है, इसका मतलब है आज के बाद फिर हम सब ने ये कबूल कर लिया कि दैट जज इज द जज ऑफ हुकूमत। इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं उनके बारे में जो फर्स्ट अजम्पशन बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं कि ही इज डेफिनेटली समवन्स जज। इट इज अ सीरियस एलिगेशन इन माय हम्बल ओपिनियन। मैं तनकीद भी कर रहा हूं जजेस को, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट अजम्पशन है कि वो इन तीनों में से किसको लगाएंगे, जो उनका जाती जज होगा। लेकिन मैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूं कि इट इज पॉसिबल, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इन तीनों में से उस जज को लगाएं जिसने गुज़िश्ता 2-4 सालों के अंदर जो फैसले दिए हों, वो जज को लगाएं जिसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच को रिस्पेक्ट किया हो, जिसने सो मोटो पावर्स का एक्सेसिव और हाइपर इस्तेमाल ना किया हो, जिसने जब फैसला दिया हो तो पार्लियामेंट की डिसरिस्पेक्ट ना की हो, पर्सनल ना हुआ हो, वो फैसले ना दिए हो जो आइन से क्या हो, मावरा हो। ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये हो सकता है कि मुझे आपने इसलिए खरीद लिया कि मैंने पैसे ले लिए, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं आपसे साथ एग्री नहीं कर रहा, मैं आपके साथ एग्री नहीं कर रहा,
तो मेरी जो नाकिस राय है वो ये है कि जहां आप लोग अखबारों में पढ़ेंगे ना पॉपुलरली कि अपना बंदा लगा सकते हैं, वहीं एक और आर्ग्यूमेंट भी सोच के रखिए कि हो सकता है कि उनकी नीयत ये भी तो हो सकती है कि वो इस तीन में से उस बंदे को प्रेफर करें जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस कम से कम, जिसकी पुरानी जजमेंट्स के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्स, पॉलिटिकल रिमार्क्स, ठीक है, वो कम से कम हो। और ये डर है पाकिस्तान, ये मैं बिल्कुल इसको वेरी रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं कि ये जो अमेंडमेंट आई है ना, ये आपको लग रहा है एग्जेक्टिव ने असर्ट की है, ये एग्जेक्टिव का डर है। गुज़िश्ता 10 सालों के 14 सालों के अंदर जुडिशरी ने जो किया है पार्लियामेंट के साथ और एग्जेक्टिव के साथ, ये उन बेचारों का 14 साल का डर है, जिस डर की वजह से, जिसको आप कह सकते हैं कि दे हैव क्लिप्ड देयर विंग्स। अब इसमें एविडेंस दे रहा हूं आपको, लिखें यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालिफिकेशन, ये पावर थी आपके सीजे की कि वो अपनी पर्सनल विल और विश पे उसने खड़े खड़े प्राइम मिनिस्टर को नहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये फिर ठीक है? क्या ख्याल है? जब वो करते हैं ये, तो फिर आप कहते हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो उसका कोई तो सद्देबाब होना होगा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसी तरह जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, तो इन सब के अंदर आप वाजे तौर पर देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस की पावर्स इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि वो कुछ भी कर सकता है। तो वो इतना कुछ कर जाता था बाज औक़ात कि वो ऐसे लगता था वो चीफ जस्टिस कम है और प्राइम मिनिस्टर वो ज्यादा है। ठीक, वो पाकिस्तान की पूरी जो स्टेट, उसके फैसले और जो उसकी पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट करना शुरू कर देता। तो ये भी बात ज़हन में रखनी है आप, ठीक है। और जो तीसरी चीज है, जो जिसकी वजह से हमें इसके अंदर जो तनकीद है उसका सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो ये है कि 184(3) की जो पावर्स हैं और 199 की जो पावर्स हैं, जिसको आप सो मोटो पावर्स कहते हैं, ये खुद कमीशन ने लिखा है कि इनका वापस लिया जाना सुप्रीम कोर्ट से, ये एक गलत बात है, ज्यादती हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को खत्म किया गया है। पहली गलत फहमी इसमें ये दूर कर लीजिए कि ये पावर्स सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दी गई हैं, खत्म नहीं की गई। ये क्लियर कर लें आप बात, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये जो पावर्स हैं, इनके अंदर एक इजाफा किया गया है इस अमेंडमेंट के अंदर कि अब जो भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड पिटीशन आएगी या सो मोटो लेंगे आप 199 के तहत या 184(3) के तहत, उसके अंदर जो फैसला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस दरखास्त के कंटेंट्स के मुताबिक होगा। ठीक, मसलन मेरा केस है ना कि मुझे उठा लिया है या मुझे कोई कोई मेरे साथ ज्यादती हो गई है, तो मेरे केस में जो फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं एप्लीकेशन के, उसके अंदर रह के आपने फैसला देना है। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि मैंने चीफ जस्टिस के तौर पर ले लिया सो मोटो साफ पानी पे, वो मैं लेता गया, नोटिस लगा लिया, जब नोटिस आ गया मैंने उसी चक्कर में पाकिस्तान की पूरी जो वाटर पॉलिसी है उसको मंगवा लिया, उसके सेक्रेटरी को बुलवा लिया, उसके अंदर जो कंपनियां कोई और इन्वॉल्व है उनको बुला लिया। वो एक पूरे का पूरा एग्जेक्टिव इंक्रोचमेंट हो जाती, ठीक है, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म साकिब निसार साहब के जो दौर में प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कोई चीफ जस्टिस प्लाजे ठीक करवा रहा है, कोई चीफ जस्टिस डैम बना रहा है, कोई पार्किंग ठीक करा रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, और इस पे मेरा पूरा डिटेल लेक्चर पड़ा हुआ है 184(3) के ऊपर, कि ये एक जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म का टूल है। Although it is an instrument of the protection of fundamental rights, but it was also used as a judicial authoritative instrument, ठीक है। और उसके अंदर जिसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ये एक आर्टिकल है सिर्फ 184(3) जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दे देता था, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों ब्रांचेस को चलने ही नहीं थे।
तो इसलिए ये पावर जो है अब सुप्रीम कोर्ट से लेके किसको दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को। ठीक है, तो इसलिए अब जो बेंचेस हैं वो किसके हाथ में है? जुडिशियल कमीशन ऑफ। और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे कौन है? पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है। तो यस, अब समझो कि अपना आपकी पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव ने इन पावर्स के ऊपर अपने आप को भी थोड़ा वेटेज दी है कि भाई अगर ये पावर्स हमारे खिलाफ 14 साल से इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो अब कुछ तो हमें भी इसका करना पड़ेगा। वो पावर छीनी नहीं गई है, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है, एग्जेक्टिव का जो कंट्रोल है इनडायरेक्ट वे में, वो बढ़ाया गया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो डिस्कशन है ये इस सारी डिबेट को सम अप करती है। ठीक है, कि ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड हमारे पास अब जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें पार्लियामेंट का रोल बड़ा है। जजेस अब जजेस को अपॉइंट नहीं करेंगे। जो अब्यूज हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का इन द नेम ऑफ 184(3) एंड 199, जुडिशियल जो एक्टिविज्म हो रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोल होगी, मैनेज होगी। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अब जो वर्कलोड है 10% सिर्फ आईनी केसेस होते हैं या पॉलिटिकल केसेस होते हैं, एंड दे कंज्यूम 90% ऑफ द टाइम ऑफ कोर्ट। नाउ द कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट वो सिविल, क्रिमिनल, कारपोरेट जितने भी मैटर्स हैं वो अब उनको बेहतर तौर पर टाइम देंगे, क्योंकि वो सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया। तो ये पॉजिटिव चीजें। लेकिन तनकीदी तौर पर देखा जाए, जिस तरह के इन्होंने देखा है, तो अमेंडमेंट को पास करने का तरीका, अमेंडमेंट का मैंडेट, ठीक है, और उसके बाद कल को एक रिस्क और थ्रेट, बड़ा सीरियस और टेंटेटिव थ्रेट, इमर्जिंग थ्रेट, और वो ये है कि पार्लियामेंट एंड एग्जेक्टिव माइट इंटरफेयर। अभी मैं इनकी नीयत के ऊपर कह रहा हूं कि चलो ठीक है ये सब कुछ किसके पास आ गया, बट व्हाट इफ दे स्टार्ट मिस यूजिंग देयर पावर्स। वो जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अगर ये तीनों में से कोई एक जज अपना लगा ले, व्हाट इफ के वाकई अपना लगा ले, ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी है। आई कैन नॉट गारंटी फॉर एनी चीफ जस्टिस ना, वो खुद अपनी गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इंसान, आपको पता है, विद पावर और विदाउट पावर बड़ा फर्क होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वंस यू बिकम द चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इट्स अनदर स्टोरी। ठीक है ना, तो आई कैन नॉट गारंटी, बट वी कैन नॉट इवन टेक गारंटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और ये सारी गुफ्तगू जो आपने अभी सुनी है, इसको खुदारा हक और सच और बातिल जैसे जो अल्फाज है उस मैंने नहीं यूज किए, तो आप भी मत यूज करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना वो हक और बातिल का हो रहा है। तो ये गुनाहगारों का मुल्क है, गुनाहगार ही जो है ना वो लोग हैं, और ये इस तरह ही इंसान होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये सारी डिस्कशन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर सुनी है, तो इसको रैशनलाइज अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, तो मैंने ये एंड पे रखा था बचा के कि हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो मैंने उसके अंदर से 4 चीजें निकाली हैं आप लोगों के लिए। एक, डू नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू अ क्रॉनिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और आज से नहीं है ये। ठीक है, दूसरी जो चीज है, अब पाकिस्तान ऑफिशियली हाइब्रिड जो रिजीम है उस इरा में रह रहा है। इट स्टार्टेड विद इमरान खान एंड जनरल बाजवा, एंड देन इट कंटिन्यूड with General Bajwa and Shehbaz Sharif Saab, and now it is under the leadership of Asim Munir Saab, जो Chief of the Army Staff, and Shehbaz Sharif Saab. ठीक है, the policy of one page. ठीक है, और तीसरी चीज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट है, और इस सब चीजों को एक साइड पे रख दें, जो कह रहे फसाद की जड़ है, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो हमारा इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, वो है।
ठीक है, तो जब आप पुरानी सारी जितनी अभी मैंने डिस्कशन की है उसको इन चारों फैक्टर्स के साथ जोड़ के तो पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी बातों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक बात आप में से कोई कह सकता है, और ये होता रहा है हमेशा, बड़ी ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है इसके ऊपर, कि पाकिस्तान में जब भी कोई अमेंडमेंट आती है, अगर तो वो अमेंडमेंट लाए मिलिट्री वाले डायरेक्ट, जैसे मार्शल लॉज में आती है, तो फिर तो सीधा सीधा हो गया ना कि वो ला रहे हैं। लेकिन एक और भी डिस्कशन होती है कि चाहे अमेंडमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप लेके आए, उसके बैक हैंड पे कहीं ना कहीं मिलिट्री की इंटरफेरेंस होती है। तो आई एम नॉट डिनाइंग दिस। इसीलिए मैंने कहा कि आपने इन्वायरमेंट को समझना, कि इन्वायरमेंट इज हाइब्रिड। तो वी कैन नॉट से दैट कि ये जो अमेंडमेंट है इट इज अ प्योरली पॉलिटिकल इनिशिएटिव। यस, इसमें मिसाके जमहूरियत जो हुआ, पीपल्स पार्टी का जो विजन था, वो सब चीजें इसमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर हम ये कहें कि इस चीज ने, इस अमेंडमेंट ने मिलिट्री मिलिट्री के लिए इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, तो मेरा ख्याल है इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का पार्लियामेंट के कंट्रोल में आना, और फिर पार्लियामेंट किसके कंट्रोल में होती है, ये आप सब आगे इससे डिस्कशन डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये इन्वायरमेंट जो है पोलराइजेशन का इन्वायरमेंट है, तो कंसेंसस डेवलप हो ही नहीं सकता। कंसेंसस डेवलप हो ही नहीं सकता इस टाइम, तो किसी चीज के ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ये अमेंडमेंट अगर होनी थी तो ये फिर बाय हुक और बाय क्रुक ही होनी थी। देयर वाज नो एक नेशनल कंसेंसस थिंग जो ग्राउंड के ऊपर, देयर इज नथिंग। बाकी क्लास में आर्टिकल लिखना, डॉन पे, ट्रिब्यून में, उसके अंदर जितनी मर्जी आप आइडियलिज्म लिख दें, बट ग्राउंड रियलिटी सेज दैट कि पाकिस्तान में इस टाइम कंसेंसस अचीव करना इज इम्पॉसिबल, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। और तीसरी चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जुडिशरी ने पिछले 14 साल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्टेबलाइज करने में जो रोल प्ले किया है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इट वाज द डिसीजंस ऑफ द जुडिशरी which were celebrated by PTI during the time of नवाज शरीफ एंड एवरीथिंग। याद होगा आपको, नेशनल इवेंट बन गया था, एक जोक बन गया था कि हर जुमा जो होता है वो नून लीग के ऊपर क्या होता है, भारी होता है, एंड पीपल यूज टू सेलिब्रेट, पीपल यूज टू लाफ, मीम्स बनती थी। एंड नाउ व्हेन द सेम थिंग वाज रिपीटेड विद द अदर पार्टी, ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड इट कि जुडिशरी के फैसले से हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं, हुकूमतें आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। शायद ये बातें 5 साल पहले आपको क्लियर नहीं थी, नई नस्ल को खास तौर पर, और अब हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 26th अमेंडमेंट को इस तनाजुर में भी देखें कि ये जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फिक्स करने का एक मैयर है, वहीं ये उसको मजीद बढ़ाने का भी इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है। व्हाट इफ के जुडिशियल जो लॉयर्स मूवमेंट है, व्हाट इफ इट गेट स्टार्टेड, व्हाट इफ पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू मोर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, और आखिरी बात रहेगी इकोनॉमी। बाय द एंड ऑफ द डे, by the end of the day it is a piece of bread which people want, we all, ठीक है, we are all are economic beings। तो जो भी दुनिया में सिस्टम आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, अल्टीमेटली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिटरमिन करेगी कि आपकी मुआशरा किधर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो सिनेरियो है, इसके अंदर जब लोगों के अंदर इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, एक सोशल एंजाइटी है, ठीक है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एंगर है, क्योंकि इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने, बहुत सारी चीजों ने लोगों को परेशान रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट फिर जिस इन्वायरमेंट में हुई है, ठीक है, अब इसके दो फायदे हो सकते हैं। एक ये कि ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ये अमेंडमेंट, कि भाई जुडिशरी की पावर्स अब डिफाइन हो गई है, पार्लियामेंट बैठी है, हुकूमत कायम है, इत्तेहाद बना हुआ है, अब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। अब ये छोड़ो यार एहतजाज और लड़ाई, ये जमहूरियत वगैरह बाद में देख लेंगे। फिलहाल प्रैग्मेटिज्म का तकाजा ये है कि मुल्क में इस्तेकाम रखा जाए,
ताकि कुछ पैसा बाहर से आए और मुल्क चलना शुरू हो। ठीक है, जमहूरियत इसी तरह ही फिर ग्रो करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आइडियलिस्टिकली देखें, ये था प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिकली अपना आइडियलिस्टिकली अगर आप देखें, ठीक है, तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर ये अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो तो पहले 10 सालों से साजगार नहीं है। तो अगर ये और डिटीरिएट होगा, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मेजर्स हैं वो उतने इफेक्टिव साबित नहीं होंगे, और हो सकता है ये मुआशरे में फर्दर एलिनेशन, पोवर्टी या कुछ भी इस तरह का जो फैक्टर है उसको और क्या कर सके, इंड्यूस कर सके। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका फाइनल एनालिसिस सुन लें कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, इसको प्लीज समझें कि इट इज एन एवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी। इट हैज टू बी इवॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी प्लांटेड, you cannot plant its tree, it's the seed, bottom up, it's the seed which has to be grown into the tree। ठीक है, तो फिर ये जो सफर है जमहूरियत का, जमहूरी बनने की तरफ, ठीक है, तो उसके हवाले से ये अमेंडमेंट मिक्सचर है उन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स का, ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो ऑन द वन साइड this amendment has taken the democracy to a good level, next level, but at the same time it carries the seeds or potential, ठीक है, to harm the democracy in future, ठीक है, by the violation of separation of power or the personalization of judiciary by the executive and the parliamentary branches। ठीक है, तो आपकी जो राय है वो दोनों साइड पे होनी चाहिए, दोनों अप्रिशिएट भी करें और उसको क्रिटिसाइज भी। ठीक है, लेकिन अपनी ग्राउंड वजह कर लें कि किस ग्राउंड पे आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि अब वो जो पिछली वीडियो है और ये है, ये दोनों को मिला के तो अब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो काफी हद तक आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।